देखिए, आपको सवाल जो है दिल्ली से ही शुरू करना चाहिए था, वरना अरविंद केजरीवाल आपको भी कह देंगे, जैसे मोदी जी को कहते हैं कि ये देखिए केजरीवाल से डर गए हैं वो। तो ऐसा ना हो कहीं वो आपको भी कह दें कि भाई देखिए केजरीवाल से आप भी डर गए। अगर आप बेईमान नहीं हो, चोर नहीं हो, डकैत नहीं हो, लुटेरे नहीं हो, आपने घोटाला नहीं किया, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई डर नहीं है, आप इतने सारे फोन क्यों तोड़ेंगे? आप उन 70-80 फोन का तोड़कर कर क्या रहे थे? आप उन 70-80 फोन से ऑपरेट क्या कर रहे थे? उन 70-80 फोन में ऐसा था क्या जो अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं? आने वाले समय में अभी ये देखिए, केस एक ही है, माहौल एक ही है, मेरिट एक ही है, जज एक ही है, सब कुछ एक ही है, अदालत एक ही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई, लेकिन मनीष सिसोदिया को नहीं मिली। और खुद उनकी जो मंत्री हैं वो रोजाना आकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और स्वाति मालीवाल के ऊपर ही कीचड़ उछाल रही हैं। जो लोग अभी 2-2 साल पहले ही पार्टी में पैदा हुए हैं, वो उस 20 साल पुरानी कार्यकर्ता पर कीचड़ उछाल रहे हैं जो हमेशा से अरविंद केजरीवाल के साथ थी, तब से जब अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं था। स्वाति मालीवाल के ऊपर हमला हुआ, उसको पीटा गया, मारा गया, तो वो चुप रहे क्योंकि वो राज्यसभा सांसद दे दिया अरविंद केजरीवाल ने उसको। तो राज्यसभा सांसद देकर एहसान तो किया नहीं है। वो पिटती रहे तो भी चुप रहे, उनको मारा जाए तो भी चुप रहे, उनका शोषण हो तो भी चुप रहे, इसलिए राज्यसभा नहीं मिला उनको। और जहां तक लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र का विषय है, मैं मानता हूं कि आने वाले समय में 4 तारीख को उनको भी दिखाई दे जाएगा। योगी आदित्यनाथ कर्मठ, देश का मुसलमान, बराबर, जैसे सब है वैसे ही वो, न ज्यादा न कम। पंकज त्रिपाठी, अरे वाह, क्या है, लाजवाब, लाजवाब, बहुत बहुत रियलिस्टिक लगता है। MS धोनी, अमेजिंग। कैप्टन हिंदुस्तान में मुझे लगता है रेयरेस्ट ऐसा मिलेगा, लेकिन बहुत शानदार काम किया है। वो जैसे पहले जमाने में शपथ नहीं हुआ करती थी कि राजाओं की, अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का NF न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित और एक विशेष पॉडकास्ट में आपका स्वागत कर रहा हूं। दरअसल इस वक्त देश में त्यौहार चल रहा है और लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है। चुनाव चल रहे हैं और 4 जून को नतीजे आएंगे। 4 जून को नतीजे क्या आएंगे, इस पर सबकी नज़र रहेगी। इंडिया गठबंधन कह रहा है कांग्रेस की अगुवाई में कि अब की बीजेपी को सत्ता से हटा देना है, तो वहीं NDA 400 पार का नारा दे रही है। तमाम मुद्दे और देश में चल रहे हैं, वो केजरीवाल का मामला हो या फिर ममता बनर्जी के बयानों पर जिक्र हो, राहुल गांधी के बयानों की बात हो, उद्धव ठाकरे का जिक्र हो। ऐसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है शिवम जी। थैंक यू रोहित जी, कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया, आप बताएं कैसे? एकदम बढ़िया। सवाल की शुरुआत मैं दिल्ली से करने वाला था, लेकिन दिल्ली के CM से और मौजूदा मामले से, लेकिन मेरा सवाल दिल्ली पहुंचने का है अब, क्योंकि आपकी टी-शर्ट पे लिखा है एक बार फिर मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। पहले इस टी-शर्ट के पीछे इस प्रिंट करने की कहानी बताइए और कितना विश्वास है। देखिए, आपको सवाल जो है दिल्ली से ही शुरू करना चाहिए था, वरना अरविंद केजरीवाल आपको भी कह देंगे, जैसे मोदी जी को कहते हैं कि ये देखिए केजरीवाल से डर गए हैं वो। तो ऐसा ना हो कहीं वो आपको भी कह दें कि भाई देखिए केजरीवाल से आप भी डर गए। लेकिन एक बात बहुत साफ है, जहाँ तक इस टी-शर्ट की कहानी है, मैं सिर्फ एक ही चीज़ मानता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से फॉर्मेशन किया अब की बार 400 पार, जिस तरीके से देश में माहौल है, जिस तरीके से 10 साल का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस तरीके से श्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया, जिस तरीके से गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस रही, उसके आधार पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई हिंदुस्तान में जो है भाजपा 370 और NDA 400 पार। तो वैसे भी आप देखते ही हैं तमाम जगहों पर इस देश में एडवर्टीजमेंट से लेकर तमाम चीज़ें पार्टियां करती हैं। आज के ज़माने में FM से लेकर आपके YouTube पर भी मुझे लगता है कि जब ये पॉडकास्ट जा रहा होगा तो काफ़ी सारे एड्स उसमें भी चलेंगे। उसमें भी पार्टियां अपने अपने तरीके से ऐड करती हैं, अपने अपने तरीके से पार्टियों का प्रचार करती हैं, नेताओं का प्रचार करती हैं, स्लोगन्स का प्रचार करती हैं। मुझे लगा कि ठीक है, परमानेंट हम तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टीवी पर जाते ही हैं और प्रचार भी ज़रूरी है। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि मैं अपने आप ही कहीं ना कहीं प्रिंट करा लूं। तो एक सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं जनता के बीच में जा रहा है ये मैसेज भी। तो जब मैं टीवी पर बैठा हूं तो अब की बार 400 पार और फिर से एक बार मोदी सरकार के स्लोगन बाय डिफॉल्ट ही है। और मैंने कई बार जो है डिबेट्स में लोगों को कहा भी है कि भाई अब तो 4 जून को जब 400 पूरी हो जाएंगी, 400 पार हो जाएगा, तभी उतरेगी ये टी-शर्ट। तो मुझे लगता है कि 2-3 महीने अब इसको हो गए हैं, कुछ और दिन सही, जल्दी से एक बार 4 तारीख को 400 पार हो जाए तो फिर से अपना बैक टू बेसिक्स। नहीं, पता लगे टी-शर्ट उतर गया, फिर उसी के साथ जो वादे किए वो तो नहीं भूल जाएंगे आप? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, वादे हम भूल जाए ऐसा हो नहीं सकता। नरेंद्र मोदी जी की जहाँ तक बात है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक बात इस देश को अच्छे तरीके से अब समझ में आ गई है।
पहले हो सकता है कि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहा हो, 14 में कुछ लोगों को ऐसा रहा हो कि भाई शायद हो सकता है वादे पूरे नहीं होते, क्योंकि पहला पॉलिटिकल फिटमेंट कुछ ऐसा ही होता था हिंदुस्तान में कि वादे कर दो और उसके बाद विदेश चले जाओ, कोई बात नहीं, 4 साढ़े 4 साल तक आपको लुटियंस में और विदेश में लंदन में रहने की ज़रूरत है, उसके बाद 6 महीना फिर आकर चुनाव प्रचार करेंगे, चुनाव जीत जाएंगे और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा होता नहीं। अगर मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अगर आपके दादाजी से भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 370 हटाएंगे, एक देश में 2 निशान, 2 संविधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, तो आज आपके सामने आके मोदी जी ने उसको पूरा कर दिया कि भाई ठीक है, वादा कभी भी हुआ हो लेकिन हमें याद है और हम पूरा करेंगे। अगर राम मंदिर का वादा जो है 90 के दशक में हुआ और कहा गया कि हम राम मंदिर मूवमेंट के साथ हैं और इसको हम पूरा करेंगे और मरते दम तक इसके साथ रहेंगे, तो जब तक राम मंदिर बन नहीं गया, जब तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो गई, तब तक भारतीय जनता पार्टी हो, जनसंघ हो, विश्व हिंदू परिषद हो, कोई भी बैठा नहीं, सब अपने तरीके से कार्य करते रहे। आज देश में ऐसा माहौल बना, चीज़ें हुई, कोर्ट ने वर्डिक्ट डिलीवर किया, उसके बाद एग्जीक्यूशन एक बड़ा विषय था, जहां पर लोग कहते थे कि अगर राम मंदिर बना तो जो है आग लग जाएगी, पूरे देश में हंगामे हो जाएंगे। कुछ नहीं हुआ। नहीं, एग्जीक्यूशन हुआ, लेकिन आप लोगों ने अपना ही कर लिया। निमंत्रण जिनको दिया वो तो आए ही नहीं ना। अब देखिए, निमंत्रण देना हमारा काम था। राम काज में भी अगर निमंत्रण के बाद कोई नहीं आ रहा तो माफ़ कीजिए, वो तो कोई दूसरी तरफ से ही है, मतलब वो तो रावण की तरफ वाले लोग हो सकते हैं जो राम काज से इतना नफरत करते हो, क्योंकि राम काज में तो सिर्फ राक्षस ही दूरी बनाकर रखते हैं। ऐसे समय पर तो आदमी सब कुछ भूल कर, अब मान लीजिए आपके घर में कीर्तन हो रहा है, इसको इस तरीके से देखिए, तो जो पड़ोसी आपसे बहुत खुश नहीं होता होगा, दुश्मनी रखता होगा, आपकी आगे बढ़ने को देखकर नाराज होगा, आपकी ग्रोथ को देखकर नाराज होगा, राम काज में तो वो भी आ जाएगा, कहेगा कोई बात नहीं भाई, भगवान तो सबके हैं। तो अगर निमंत्रण देने के बाद भी लोग नहीं आए तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये उनकी मानसिक दशा भी दिखाता है कि वो कितना भी मंदिर जा ले। अभी कल परसों मैंने देखा राहुल गांधी जो है रायबरेली गए तो संकट मोचन के मंदिर गए थे, हनुमान मंदिर, लेकिन कितना भी संकट मोचन के मंदिर जा लीजिए, इस देश ने देख लिया, लोगों ने समझ लिया कि राम से आपको कितनी नफरत थी, है और आगे भी रहेगी। नहीं, प्रियंका गांधी तो कह रहे हैं कि हमें धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करनी, हमें वोट नहीं मांगना है। राहुल गांधी जहां जा रहे हैं जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, शायद उकसाया जा रहा है। देखिए, मैं मानता हूं कि जय श्री राम का जो नारा है वो उकसाने वाला हो नहीं सकता, और अगर किसी को इससे तो एक तबका क्यों कहता है उन्मादी है जय श्री राम, सिया राम चंद्र की जय ज्यादा ठीक। अब ये तो या तो वो जानते नहीं है कि जय श्री राम का अर्थ क्या है, या फिर उनको जो है जैसे ही जय श्री राम कानों में पड़ता है तो उनको नफरत आती है इस बात से, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी नफरत इतनी ज़्यादा बढ़ गई श्री राम से कि अब उनको ये नारा भी उन्मादी लगने लगा। वरना आप अगर जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और आप मेरे आसपास लगा रहे हैं, मैं अगर आपके साथ मिलकर जय श्री राम का नारा वहीं पर लगा दूं तो क्या ये बात खत्म नहीं हो जाती? क्या लोग अपने आप ही कोई इस बात का कोई रिएक्शन देगा? लेकिन जय श्री राम के नारे से राहुल गांधी को नफरत करने की आवश्यकता क्या है? क्यों उनको दुख है इस बात का? क्यों ये नारा उन्मादी लगता है? या क्यों प्रियंका गांधी को ये नारा उन्मादी लगता है? या क्यों ये नारा जो है ममता बनर्जी को उन्मादी लगता है? भाई, जय श्री राम का नारा वो लगा रहे हैं, आप हिंदू हैं, आप तो अपने आप को दत्तात्रेय ब्राह्मण बताते हैं, तो दत्तात्रेय ब्राह्मण अगर आप आपको बताते हैं जय श्री राम हमारे भगवान हैं और उसका नारा लगाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप भी जैसा कि आप कहते हैं कथित तौर पर, यानी कि राहुल गांधी, आप मतलब आप नहीं, राहुल गांधी, अगर आप मंदिर जाते हैं तो जय श्री राम नारा लगाने में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और देश में मुझे लगता है शायद किसी और को दिक्कत नहीं है। कुछ है कि रावण प्रवृत्ति के लोग जो हैं इनको जरूर हो सकती है। ये दिक्कत तब बढ़ जाती है, विपक्ष कहता है कि जब विशेष समुदाय के बीच जाकर ये नारा लगा दिया जाता है। कहाँ लगा ऐसा नारा? ऐसा जब अभी जुलूस निकला लखनऊ में, डीजे पर गाना बज गया इस तरीके से। तो मतलब डीजे पे गाना नहीं बजना चाहिए? मेरा गांव उत्तर प्रदेश में आता है, मेरे गांव में अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल 3,000 के आसपास वोट होंगे मुश्किल से, 3-3,500 के वोट में वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम जो हैं बराबर संख्या में हैं। उस गांव में मंदिर शायद इतने नहीं है, मस्जिद मेरा ख्याल जितना मुझे याद है जब तक मैं वहाँ पर था 7 मस्जिदें थी। 7 मस्जिदों में दिन में 5 बार नमाज होती है। 5 बार नमाज होने में सुबह 4 बजे से लेकर रात के 7-8 बजे तक जो भी समय होता है आखिरी नमाज का, 5 बार नमाज होती है। बाकायदा लाउड स्पीकर लगाकर नमाज होती है। शिवम त्यागी वहीं रहा, वहीं पला, वहीं बढ़ा, वहीं अपनी शिक्षा ग्रहण की, उसका परिवार वहीं रहता है, उसके मतलब घर वाले वहीं रहते हैं, खानदान वाले वहीं रहते हैं, और भी बहुत हिंदू रहते हैं, किसी को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे आज तक अगर अल्लाह अकबर सुनकर कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है और वो लगातार बज रहा है,
तो आज अगर मेरे समय पर, मेरी रामनवमी पर, हमारे त्योहार पर अगर कोई डीजे बजाकर जय श्री राम का उद्घोष कर रहा है या नारे लगा रहा है, उसमें किसी को कोई नफरत नहीं होनी चाहिए। भाई आपको गाली नहीं दे जा रही है। लेकिन यही चीज जब इस हिंदुस्तान में आजादी से आज तक होती थी तो सब ठीक था। लेकिन आज जब रामनवमी पर लोगों को बोध हुआ कि नहीं, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, श्री राम को सेलिब्रेट करना चाहिए, रामनवमी हमारे लिए बड़ा दिन है, तो उस पर पत्थरबाजी क्यों? आज ममता जी के राज्य में पत्थरबाजी क्यों? आज लोगों पर जो है गोले आग के क्यों फेंके जा रहे हैं? क्यों हर जगह पथराव हो जाता है? क्यों हर जगह गालीबाजी हो जाती है? क्यों हर जगह उन्माद खड़ा हो जाता है? भाई श्री राम का नारा लगाना कोई बुरी बात नहीं, वो इसीलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि इस देश में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी जैसे नेता हैं जो जय श्री राम के नारे को गलत मानते हैं और उसी के आधार पर लोगों को भड़काते हैं, और लोग जब भड़कते हैं तो ये पत्थरबाजी करते हैं, लेकिन गलत है ये। ठीक है, आते हैं दिल्ली पर, लेकिन उससे पहले इससे जुड़ा आखिरी सवाल। दो बातें। एक पहली बात ओवैसी का जिक्र करूंगा, लास्ट में आता उनका जिक्र भी, लेकिन अब यहाँ पर जब श्री राम मंदिर धर्म की बात हुई तो ओवैसी का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। ओवैसी साहब कहते हैं कि देश की मस्जिदों को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही वही लोग कहते हैं कि इस देश का मुसलमान डरा हुआ है क्योंकि बीजेपी उनसे नफरत करती है जो सत्ता में। देखिए, सबसे पहली एक चीज़ है कि इस देश में अगर मुसलमान डरा हुआ है, और हाँ 15 सेकंड आप लोग मांगते हैं, नवनीत राणा खड़े होकर हैदराबाद में कहते हैं। नहीं ठीक है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया ही जाना चाहिए। इसमें पूरा मैं वही कहना चाहता हूँ, ईंट का जवाब पत्थर से दिया ही जाना चाहिए। 15 मिनट जवाब मांगने की क्या आवश्यकता थी? उसकी क्या ज़रूरत थी? देश में हिंदुओं के भगवान को, माँ दुर्गा को गाली देने की क्या आवश्यकता थी? इस तरह की चीज़ें, भड़काऊ स्पीचेस देने की क्या आवश्यकता थी? जब तक आप दे रहे थे तो कोई सवाल जवाब नहीं था, आप कभी उनसे सवाल जवाब नहीं पूछ पाए। मैं अगर बड़ा भाई होता, असदुद्दीन ओवैसी की जगह होता, तो मैं तो अपने छोटे भाई के कान के नीचे 2 लगाता सबसे पहले और बोलता उसको कि क्यों किया तूने ऐसा, क्यों इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना। लेकिन जिन लोगों की राजनीति ही सिर्फ धार्मिक स्तर पर लोगों को भड़काने से चलती है, वो कैसे कुछ कह सकते हैं? दूसरा एक और बात है, जहाँ तक विषय इन तमाम चीज़ों का है कि मुसलमानों को डराया जा रहा है, मैं मानता हूँ कहीं नहीं डराया जा रहा। एक चीज़ प्रधानमंत्री जी बहुत साफ कहते हैं कि इस देश में जितनी भी आज तक सोशल वेलफेयर की स्कीमें हुई, 2000 खास तौर पर 14 के बाद से आज 24 में हम आ गए हैं, चाहे वो स्कूल का विषय रहा हो, चाहे वो पानी का विषय रहा हो, चाहे वो नल का विषय रहा हो, चाहे वो शौचालय का विषय रहा हो, चाहे वो घर का विषय रहा हो, चाहे इकॉनमी के स्तर पर चीज़ों को बेहतर करने का विषय रहा हो, चाहे स्कॉलरशिप देने का विषय रहा हो, चाहे अभी पिछले दिनों यूपीएससी का रिजल्ट आया उसको भी देख लिया जाए अगर, तो कहीं पर भी आज तक कोई एक डेटा ये नहीं बताता कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी चोरी छुपे अपने मैनिफेस्टो में डालकर एक धर्म के लोगों को अपीज करने की कोशिश करेगी, तो माफ कीजिए, ये वो प्रधानमंत्री नहीं है जो कह देंगे दैट माइनॉरिटी, पर्टिकुलरली द मुस्लिम्स, हैव द फर्स्ट क्लेम ऑन द रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री। इस देश के प्रधानमंत्री जी का कहना, मोदी जी का कहना बहुत साफ है, देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, नीतियों से चलेगा, बाबा साहब के आधार पर चलेगा। कोई भी अगर धर्म के आधार पर किसी पर्टिकुलर तबके को अपीज करने की कोशिश करेगा, अगर उनको जो है कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश करेगा, अगर उनको धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोशिश करेगा, अगर उनको जो है एक अपर सिटीजन की तरह पेश करने की कोशिश करेगा, तो वो हम होने नहीं देंगे। ये पुरानी सरकारों में जो होता होगा, अब नहीं होगा। ठीक है, देश कानून से चलेगा, लेकिन क्या इस देश में एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को ऐसे जेल में डाल दिया जाएगा? और फिर आरोप आप लोगों पे लगते हैं DCBI के यूज़ कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। हाँ, डाल दिया जाएगा। एक क्या, अगर कोई भी करेगा तो उसको डाल दिया जाएगा। और निर्वाचित का मतलब क्या होता है? निर्वाचित जनता ने आपको किया है जनता के काम करने के लिए। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं देश का काम करने के लिए, या फिर और भी कोई प्रधानमंत्री जो बने हैं वो बने हैं कि देश में जो है काम करें, सोशल वेलफेयर की स्कीमें चलाएं, देश को बेहतर स्थिति में लेके जाएं। मुख्यमंत्री अगर चुनाव हुआ है, अरविंद केजरीवाल को अगर जनता ने चुना है, उनको चुना है कि वो राज्य के लिए बेहतर काम करें, दिल्ली के लिए बेहतर काम करें, दिल्ली की पानी की व्यवस्था ठीक करें, दिल्ली की बिजली की व्यवस्था ठीक करें और तमाम व्यवस्थाएं ठीक करें। लेकिन अगर वो दिल्ली के रिक्शे वाले के, ऑटो वाले का, दुकान वाले का, पान बेचने वाले का, बस चलाने वाले का, ऑटो चलाने वाले का, रिक्शा चलाने वाले के बच्चों का भविष्य खा जाएंगे और उनको शराब में डुबा देंगे और उसमें घोटाला कर लेंगे, तो माफ कीजिए, बेशक वो इलेक्टेड है, उसके ऊपर एक कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था नाम की भी चीज़ है। और मैं मानता हूं कि जहां तक आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाने का विषय, इसमें भारतीय जनता पार्टी ही नहीं है भाई। भारतीय जनता पार्टी का इससे क्या लेना देना है? अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, LG साहब ने कहा कि घोटाला हुआ है, उसी तमाम आधार पर
जो है FIR दर्ज हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, तमाम चीज़ें निकल कर आई, पता चला कि 80 से ज़्यादा फ़ोन जो हैं तोड़े गए, सिम बदले गए, पता चला कि अरविंद केजरीवाल ने अपने फ़ोन से डेटा डिलीट किया। अब आप मुझे बताइए, आपके घर में कितने फ़ोन हैं? 5-6 होंगे, 7-8 होंगे, आप अपने पास 2-3 रखते होंगे। अगर आप बेईमान नहीं हो, चोर नहीं हो, डकैत नहीं हो, लुटेरे नहीं हो, आपने घोटाला नहीं किया, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई डर नहीं है, आप इतने सारे फ़ोन क्यों तोड़ेंगे? आप उन 70-80 फोन का तोड़कर कर क्या रहे थे? आप उन 70-80 फोन से ऑपरेट क्या कर रहे थे? उन 70-80 फोन में ऐसा था क्या जो अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं? उन 70-80 फोन को खरीदने की क्या आवश्यकता थी? विषय साफ है। अब अगर ऐसा हुआ है तो अरविंद केजरीवाल ने कुछ गलत किया है। गलत किया तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज उनके जो भी उन्होंने किया उसमें घुसने के बाद पता चलता है कि वो किंगपिन एक शराब घोटाले के हैं। उस शराब घोटाले की सारी चीजें इस देश के कोर्ट्स के सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी केस की मेरिट को अलग रखते हुए उनको बेल भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम केस की मेरिट पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम प्रचार करने के लिए बेल दे देते हैं। ठीक है, बड़ा अनयूजुअल सा फैसला है, बट दे दिया, कोर्ट ने दिया, सम्मान है उसका। 1 तारीख को फिर से वापस जा रहे हैं, 2 तारीख को सरेंडर करना है। सरेंडर करने के बाद कोर्ट के सामने पेश करें। इस देश में जो कोर्ट्स हैं, या फिर यूं कहिए सही गलत का, न्याय का, ईमानदारी का फैसला जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में नहीं होता है। ये होता है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में। अगर मेरे ऊपर कोई केस है तो मैं अपनी पार्टी ऑफिस जाकर नहीं कह सकता कि इस केस को ठीक कराया जाए, मुझे जाना कोर्ट ही पड़ेगा। मैं पहले लोअर जाऊंगा, हो सकता है वहां से हार जाऊं तो हाई कोर्ट जाऊंगा, वहां से हार जाऊं तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जाऊं, लेकिन मुझे न्याय वहीं मिलेगा। अगर अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वो ईमानदार है तो वो अपनी ईमानदारी साबित कोर्ट में करें और कोर्ट में लोगों को बताए जाकर कि हम कितने ईमानदार हैं, कितने नहीं। अगर ईमानदार होंगे तो बच जाएंगे, लेकिन आज के समय में तो ईमानदारी नहीं है। उनके खुद के जो लोग हैं, उनकी खुद की जो कैबिनेट है, वो सारे तो तिहाड़ में पड़े हैं। बेहतर है कोर्ट में जाकर जवाब दें, मीडिया में लोगों को बरगलाए ना। कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन आप लोग फिर इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं लगातार? क्योंकि आज तक हिंदुस्तान के, अच्छा एक चीज़ बताइए मुझे, एक आदमी है जो पॉलिसीज़ बनाने में है, पॉलिसीज़ बनाने का मुखिया है, राज्य में चीज़ें कैसे चलनी चाहिए वो उसकी जिम्मेदारी है, राज्य चलना कैसे चाहिए वो उसकी जिम्मेदारी है, राज्य की व्यवस्थाएं कैसे चलनी चाहिए वो उसकी जिम्मेदारी है। उस व्यवस्थाओं के बीच में से ही वो आदमी चोरी कर ले और चोरी करने के बाद वो जेल चला जाए और प्राइमा फेसाई कोर्ट कहे कि हाँ कहीं ना कहीं दिक्कत है बॉस, आपको जेल रहना पड़ेगा, फिर वो बेल पर बाहर आ जाए सिर्फ प्रचार के लिए, तो वो उन सब चीज़ों को छेड़छाड़ करेगा कि नहीं करेगा? भाई जो आदमी मुख्यमंत्री है, और आज तक इस हिंदुस्तान में ऐसा ही हुआ है, जयललिता इस्तीफा हुआ, लालू प्रसाद यादव इस्तीफा हुआ, हेमंत सोरेन तो बहुत रिसेंट है, और ये तो सब इंडी गठबंधन के ही लोग हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि ये कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए हुए लोग हैं, ये इंडी गठबंधन के ही हैं। सब ने इस्तीफा दिया और सब इस्तीफा देकर जो है ट्रायल फेस कर रहे हैं आप। और उसको भी छोड़ दीजिए, आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल की बहुत सारी बाइट्स वायरल होती हैं। पिछली बाइट्स में आपने देखा है। देखिए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि इस देश में अगर कोई भी व्यक्ति, उस पर अगर आरोप लगता है तो सबसे पहले उसको इस्तीफा देना चाहिए, वरना जांच कैसे होगी? जांच तो हो ही नहीं सकती। तो अरविंद केजरीवाल का ही बयान है, भाजपा ने तो नहीं कहा। पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जांच में होते हुए कैसे प्रभावित करेगा, और प्रभावित करेगा तो उसको इस्तीफा देना चाहिए, वो उन्हीं का काम था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, शीला दीक्षित जी से इस्तीफा मांगने वाले वही थे, नितिन गडकरी जी से इस्तीफा मांगने वाले वही थे, और तमाम लोगों से इस्तीफा मांगने वाले वही व्यक्ति थे। हालांकि अलग बात है कि उन सब लोगों से जाके उन्होंने कोर्ट में माफी मांगी, लेकिन आज जब अपने ऊपर आया तो एकदम कहते नहीं नहीं मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगा। विषय साफ है, अरविंद केजरीवाल अपने आप ही कोर्ट बन जाते हैं, अपने आप ही पुलिस बन जाते हैं, अपने आप ही एजेंसी बन जाते हैं, अपने आप ही फैसला सुना देते हैं, अपने आप ही अपने आप को कट्टर ईमानदार बता देते हैं। ऐसे चलता नहीं है इस देश में। हो सकता है कि बहुत सारे गैंगस्टर्स, आतंकवादी, लुटेरे अपने आप को ईमानदार मानते होंगे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनमें से एक और केजरीवाल है, वो घोटालेबाज है, वो अपने आप को ईमानदार छोड़ो, वो अपने आप को हरिश्चंद्र बताते रहे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश के लोग क्या मानते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी के आधार पर, और इस देश की न्याय व्यवस्था क्या मानती है। हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव के चाहने वाले या उनको पसंद करने वाले या लालू प्रसाद यादव के बेटे या उनकी बेटी शायद उनको ना मानते हो कि वो चोर है, लेकिन इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने उनके माथे और उनके हाथ पर लिख दिया कि लालू प्रसाद यादव चोर है। तो अगर अरविंद केजरीवाल को इस देश की न्याय व्यवस्था कोर्ट चोर मानती होंगी या मानेंगी, तो वो मानेंगे अरविंद केजरीवाल के कहने से कुछ नहीं होता। नहीं, केजरीवाल कह रहे हैं किस लिए इस्तीफा चाहते हैं, ताकि आम आदमी पार्टी को खत्म कर सकें। सबसे ज़्यादा डर उन्हें आम आदमी पार्टी से है। उसके पीछे का कारण कहते हैं कि 2 राज्यों में सरकार है, गुजरात में जाकर 5 सीटें जीत ली, गोवा में भी अच्छा प्रदर्शन रहा, इसी वजह से मोदी जी डर रहे हैं, पार्टी खत्म करना चाहते हैं। एक दिन पिछले दिनों भी लोकसभा में आदरणीय गृह मंत्री जी ने बहुत अच्छा सवाल कहा, बहुत अच्छी सवाल जवाब उस पर हुआ था, विषय पर, खासतौर पर जब दिल्ली में ये चीज़ें हुई थी उसको लेकर हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि ये सुपारी जितनी तो पार्टी है,
और इनके ड्रामेबाजी इतनी है जिसकी कोई हद नहीं है। टोटल मिला के मेरा ख्याल ये 20 या 25 सीटों पर लड़ रहा है, 22 सीटों पर लड़ रहा है। टोटल मिलाकर 22 सीटों पर एक आदमी लड़ रहा है और उससे नरेंद्र मोदी जी डर रहे हैं। भला कुछ सर पैर भी है क्या? जितनी सीटों पर अरविंद केजरीवाल टोटल लड़ रहा है उससे 3 से 4 गुना सीटें भारतीय जनता पार्टी अकेला उत्तर प्रदेश में ले जाएगी। भाई कोई तर्क तो होना चाहिए। आप ANI का कैमरा या किसी भी न्यूज एजेंसी का कैमरा लेकर मैं देश को नंबर 1 बनाना चाहता हूं, देश को नंबर 1 बनाना चाहता हूं, ये कह सकते हो, लेकिन देश में 22 सीटों पर लड़ रहे हो। आपकी हैसियत बस सुपारी जितनी पार्टी की ही है। और रही बात डर की, कोई किसी से नहीं डर रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे और केंद्र में इनकी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सरकार हुआ करती थी, क्योंकि ये सुपर प्रधानमंत्री थे इसलिए इनका नाम ले रहा हूं, वो तब नहीं डरे। सत्ता में रहते हुए जब उन्होंने अत्याचार करे वो तब नहीं डरे। मुख्यमंत्री होते हुए उनको जब 12-12 घंटे पूछताछ की गई वो तब नहीं डरे। वो इनसे क्या डरेगा? कोई इनके पास है क्या डराने जैसा? और दूसरी एक और चीज है, जहां तक बात पार्टी टूटने की है पार्टी को खत्म करने के लिए एक ही आदमी काफी है ना। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के अपने काम हैं, काम क्या कांड में जिस तरीके से कहूंगा उनके खुद के हैं, वो खुद ही उनके लोग उनको छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। आप देखिए ना, और वो चाहते किसको हैं आप खुद देख लीजिए। शांति भूषण प्रशांत भूषण चले गए, शाजिया इल्मी चली गई, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो योगेंद्र यादव चले गए, कुमार विश्वास चले गए, आशुतोष चले गए, इतने तमाम लोग इनके चले गए। आने वाले समय में अभी ये देखिए, केस एक ही है, माहौल एक ही है, मेरिट एक ही है, जज एक ही है, सब कुछ एक ही है, अदालत एक ही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई, लेकिन मनीष सिसोदिया को नहीं मिली। कोई ना कोई तो गड़बड़ है कहीं। ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ के उनको अंदर रखना चाहते हैं। पिछले दिनों तो खबरें ये भी उड़ी थी, जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, कि जो पड़पड़गंज वाली सीट है मनीष सिसोदिया की, उसको अरविंद केजरीवाल अंदर ही अंदर हराने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा चला था पिछले दिनों। अभी पिछले दिनों स्वाति मालीवाल को किस तरीके से अपने ही घर में पिटवा दिया अरविंद केजरीवाल ने, तो ये दिखाई देता है कि अपने आसपास वालों को सबको खत्म करना है। अगर दिल्ली में राबड़ी 2.0 को स्थापित करना है तो अपने आसपास के लोगों को खत्म करना पड़ेगा। उन खत्म करने वालों में से ज्यादातर लोगों को खत्म कर दिया है, जो बचे हुए हैं वो जेल में है, वो भी खत्म हो ही जाएंगे। तभी तो राबड़ी 2.0 स्थापित होंगी, तभी तो वो खड़े होकर अरविंद केजरीवाल जब परमानेंट कन्विक्ट हो जाएंगे एक केस में, जैसा कि उम्मीद है, उसके बाद कौन चलाएगा? और अगर सत्ता घर में रखनी है तो ये करना पड़ेगा। तो सिर्फ विषय साफ है। इस हालात में तो देखकर यही लगता है कि उनकी पार्टी को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, या किसी और पार्टी को, वो खुद ही अपने आप को खत्म कर लेंगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि उसमें ज्यादा बहुत समय है भी नहीं अभी। अच्छा, लेकिन आप लोग इतना इंटरेस्टेड क्यों हैं स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में? अंदर का मामला है, रहने दीजिए। नहीं, अंदर का क्या है इसमें? मतलब एक देश में मुख्यमंत्री के घर में उन्हीं की पार्टी की एक राज्यसभा सांसद, उसको पीट दिया जाए, वो फ़ोन करके पुलिस में बताए, उसके बाद वो कंप्लेंट करे, और वो आकर कहे कि मेरी छाती पर लात मारी, मेरे पेट पर लात मारी, मेरे पेट से नीचे लात मारी, मेरे जो कपड़े थे उनको पकड़ कर खींच दिया, मुझे बालों से पकड़ कर खींचा, ये स्थितियाँ हुई, कंप्लेंट लिख कर दे दी। कंप्लेंट लिख कर देने के बाद ये हाल है। वो विभव जेल में चला गया, जो उनका पीए, अब तो पीए भी नहीं रहा, शायद वो एक्स पीए हो गया। वो एक्स पीए से कितनी बड़ी हैसियत है उस एक्स पीए की, क्या औकात है उस पीए की कि वो इस देश में अपर हाउस की इलेक्टेड मेंबर को इस तरीके से मुख्यमंत्री के आवास में पीट दे। उसकी इतनी तो औकात नहीं और ना उसका उतना कद है। तो ऐसा क्या है उसको कि जो वो पीट दे? और दूसरी बात, घर की बात तो तब रहती जब वो शायद घर में ही रहती, कभी बाहर ना आती, पुलिस कंप्लेंट में नहीं आती। अब इसको रिवर्स कर दीजिए, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के घर में कोई इस तरीके से उसी की पार्टी की राज्यसभा की एक महिला की पिटाई हो जाती, इस देश का पूरा मीडिया दिल्ली में आ जाता, पूरा ड्रामा हो जाता, धरना हो जाता, हंगामा हो जाता, मुख्यमंत्री को बलात्कारी साबित कर दिया गया होता, शायद हो सकता है उनको जेल लाने के लिए प्रेशर कर दिया होता, यूनाइटेड नेशंस तक माहौल चला गया होता, और इस देश में इस लेवल का आतंक ये लोग बताते जिसकी कोई हद नहीं है। आज बेशर्मी का आलम ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लोग अपने सभी कैडर वालों को फ़ोन कर करके बोल रहे हैं कि स्वाति मालीवाल की कोई प्राइवेट वीडियो हो, फोटो हो तो उसको लीक किया जाए, उसको बदनाम किया जाए, उसका अपमान किया जाए। और खुद उनकी जो मंत्री हैं वो रोज़ाना आकर जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और स्वाति मालीवाल के ऊपर ही कीचड़ उछाल रही हैं। जो लोग अभी 2-2 साल पहले ही पार्टी में पैदा हुए हैं, वो उस 20 साल पुरानी कार्यकर्ता पर कीचड़ उछाल रहे हैं, जो हमेशा से अरविंद केजरीवाल के साथ थी, तब से जब अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं था। लेकिन अगर आज उसके ऊपर कुछ हमला हुआ, स्वाति मालीवाल के ऊपर हमला हुआ, उसको पीटा गया, मारा गया, तो वो चुप रहे क्योंकि वो राज्यसभा सांसद दे दिया अरविंद केजरीवाल ने उसको। तो राज्यसभा सांसद देकर एहसान तो किया नहीं है।
उन्होंने कुछ काम किया होगा तभी राज्यसभा सांसद मिला ना उनको। इसलिए तो नहीं मिला कि वो पिटे, वो पिटती रहे तो भी चुप रहे, उनको मारा जाए तो भी चुप रहे, उनका शोषण हो तो भी चुप रहे, इसलिए राज्यसभा नहीं मिला है उनको। राज्यसभा मिला उनकी काबिलियत पे, राज्यसभा मिला अरविंद केजरीवाल के साथ उन्होंने लगकर जो मेहनत की। लेकिन अगर कोई इस देश में कहीं पर भी किसी भी स्थिति में महिला के साथ मारपीट करता है, और खास तौर पर अपर हाउस की मेंबर होते हुए मुख्यमंत्री के घर में, तो ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं, इस देश के एक एक व्यक्ति का मुद्दा है, और एक एक व्यक्ति को इस पर सवाल जवाब करना चाहिए और जवाब देना पड़ेगा। ये बीजेपी का ये मारने वाले आम आदमी पार्टी वाले, मार खाने वाले आम आदमी पार्टी वाले, कंप्लेंट करने वाले आम आदमी पार्टी वाले, बचाव करने वाले आम आदमी पार्टी वाले, एक्सेप्ट करने वाले संजय सिंह आम आदमी पार्टी वाले, और फिर अब मना करने वाले और ये कहने वाले कि बीजेपी का डंडा है वो भी आम आदमी पार्टी वाले। बीजेपी है कहां इसमें भाई? कहीं भी नहीं है। आप लोगों का मसला है, लेकिन देश की महिला का विषय जवाब देना पड़ेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आप स्वाति मालीवाल से ज्यादा अच्छा है कि ब्रिजभूषण पर ध्यान दीजिए, रेवन्ना पर ध्यान दीजिए, उन पर बोलिए। बिल्कुल दीजिए। मैं तो कहता हूं कि दोनों का विषय कोर्ट में है, आरोप तय हो चुके हैं। ब्रिजभूषण वाले विषय में तो ये कहा गया है कि जितनी भी चीजें आनी है, जो भी स्थिति आनी है, वो कोर्ट में फेस करेंगे, किसी तरह का कोई बायसनेस नहीं है, साफ कह दिया। रेवन्ना के विषय में इस देश के गृह मंत्री ने खुद खड़ा होकर कहा रैली में कि इस तरह के किसी भी व्यक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ी है, और इस तरह के किसी भी कांड में अगर कोई भी आता है, हम उसके साथ बिल्कुल नहीं। इसके उलट अगर मैं बात करूं स्वाति मालीवाल के विषय में, तो उस महिला का चरित्र हनन हो रहा है। रोजाना आम आदमी पार्टी की महिला मंत्री करती हैं बैठकर, रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और रोजाना स्वाति मालीवाल का अपमान कर रही हैं। रोजाना संदेश खाली के विषय पर एक इंटरव्यू चल रहा था, मैं नाम ले दे रहा हूं, TV9 भारतवर्ष का। वहां पर एक पत्रकार जो है खड़गे जी से पूछता है कि संदेश खाली में जो ये सब हुआ है, इस स्थिति पर आप क्या बोलना चाहेंगे? वो कहते हैं कि हाँ, किसानों के हालात बहुत खराब हैं, हमें किसानों के बारे में बात करनी, मतलब सवाल ही एड्रेस नहीं किया। हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के राज्य में कुछ हो महिला के साथ, तो वो तो महिला है, वो तो देवी है, उसके बारे में तो आप बात करेंगे और हंगामा करेंगे और ड्रामा करेंगे और देश में आतंक फैला देंगे। लेकिन उसी मामले में गैर बीजेपी राज्य में एक महिला के साथ अपमान हो जाए, बदतमीजी हो जाए, उसके साथ मारपीट हो जाए, तो वो महिला गलत है, उसका चरित्र खराब है, उसको अपमानित करो, उसको ह्यूमिलिएट करो, वो महिला ही गलत थी। हमारा पार्टी का जो विभव कुमार है वो तो ईमानदार है, वो तो बेहद शानदार है। संदेश खाली का शाहजहां, तो शाहजहां वो वाला शाहजहां है जो मुगलों के जमाने में हुआ करता है, वो तो महिलाओं की तरफ ऐसे देखता ही नहीं। ये दो तरह की राजनीति नहीं चलेगी। महिला के साथ किसी भी राज्य में किसी भी जगह कुछ भी होता है तो जवाबदेही तय होनी चाहिए, और जवाबदेही तय हो रही है और हमारी तरफ से तो होती रहेगी। स्वाति मालीवाल बीजेपी आएंगे? ये मैं नहीं कह सकता, मुझे लगता है कि ये मेरे उससे भी बाहर की बात है। वो बीजेपी आएंगी नहीं आएंगी वो बेहतर जाने, या बीजेपी का आला कमान जाने। लेकिन मैं मानता हूं कि अभी जो उनकी स्थिति है, सबसे महत्वपूर्ण विषय वो है कि उस पर वो सोल्यूशन हो, उस पर बात हो, उनके साथ जो हुआ उस पर हम बात करें तो ज़्यादा बेहतर है, ना कि वो कहाँ जाएंगी कहाँ नहीं जाएंगी, वो एक बात का विषय हो सकता है। मैं मानता हूं कि ऐसी कोई चीज़ है नहीं जिस पर 180 डिग्री का टर्न अरविंद केजरीवाल ने नहीं लिया हो। अगर आज वो, अब ऐसा होता नहीं, वो ज़माने शायद मुझे लगता है अब रहे नहीं ऐसे, लेकिन आपको याद होगा वो, अब ये सवाल इतनी बार पूछ कर घिस चुके हैं कि अब पूछने में भी पूछने वाला शर्माने लग गया, लेकिन वो जो सामने बेशर्म बैठे हुए हैं वो जवाब नहीं देते। गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, चौपड़ से नहीं चलूंगा, ईमानदार रहूंगा। घोटाले की जांच तो बहुत दूर की बात है, अगर आरोप लगा तो आरोप लगते ही सबसे पहले उन पर जवाब मांगूंगा, उसके बाद उनको जो है सस्पेंड करूंगा, कार्रवाई होगी, उसके बाद कुछ होगा। 180 डिग्री का टर्न है भाई इन सब चीजों पर उस आदमी की। कोई सवाल पूछता ही नहीं है उनसे, सवाल इसलिए भी नहीं पूछता, सब कुछ पहले से ही फिक्स होता है, किसी की हिम्मत ही नहीं होती। वरना एक सवाल पूछ के दिखा दे कोई उनसे उसी स्तर का, वो सब उन्हीं के डायलॉग थे, किसी और ने नहीं कहा। मैं कहता हूं गाड़ी बंगला लेना कुछ बुरी बात नहीं है, लेकिन वो तो आधार ही इन बातों को बनाकर आए थे ना, आज पलटे हुए बैठे हैं, सवाल जवाब लेते ही नहीं। तो इसी तरीके से स्वाति मालीवाल कहां जाएंगे ये बहुत विषय नहीं है, उनके साथ जो हो रहा है ये बहुत बड़ा विषय है। और किस तरीके से एक महिला का अपमान किया जा सकता है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा सकती हैं, किस तरीके से सत्ता में बैठी हुई एक पॉलिटिकल पार्टी आधिकारिक तौर पर एक महिला का अपमान कर रही है जो उनके साथ थी, ये बहुत शर्म का विषय है। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोग योगी जी को हटा देंगे। अब एक चीज बताइए, मैं तो यही सोचकर बड़ा हैरान हूं, उनके घर में उनकी सिक्योरिटी, उनके पीए ने उन्हीं की राज्यसभा सांसद को पीट दिया, इसके सूत्र नहीं है उनके पास, उसका नहीं पता उनको। उत्तर प्रदेश में 700 किलोमीटर दूर लखनऊ में बैठे हुए महाराज जी को, योगी जी को मोदी जी हटा देंगे, इसके बराबर सूत्र है।
अपने घर में जो पहले हो रहा है, पहले उसके सूत्र ले लिए होते तो ये दिन देखने को ना आता। अभी देखा था आपने वो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी एक पत्रकार ने लखनऊ में एक सवाल पूछ लिया था कि स्वाति मालीवाल पे क्या थर 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 कांपने लग गए थे ऐसे, और एकदम उसको अखिलेश यादव जी को दे दिया माइक, कीजिए आप बात कीजिए। अपने घर में जो चल रहा है उसको देखा जाए। योगी आदित्यनाथ जी, उनको अगर मुख्यमंत्री बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, सक्सेसफुली वो चीज़ों को चला पा रहे हैं, डिलीवर कर पा रहे हैं, कानून व्यवस्था से लेकर तमाम चीज़ें बेहतर है उत्तर प्रदेश में, वो भी एक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर ही कर रहे हैं। आने वाले समय में जो भी निर्णय होगा वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। मैं मानता हूं कि ये पार्टी अगर 2 से 303 जो है पहुंची है और आज 17 करोड़ कार्यकर्ता तक होते हुए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अगर वो बनी है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के कैडर और थॉट प्रोसेस पर ही बनी है। मैं मानता हूं उसमें कहीं किसी को शक संदेह होना ही नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, उनको ज़रूर सोचने की आवश्यकता है, जो बेचारे 10 साल हुए ईमानदारी का वो चोला ओढ़ कर आए थे और आज उनके खुद के इतने सारे मंत्री, मुख्यमंत्री सब जेल में, बेहतर है कि वो उस पर काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इतने कॉन्फिडेंट है आप दिख रहे हैं, लेकिन यूपी में 2 लड़के फिर साथ हैं भाई, अखिलेश यादव और राहुल गांधी। तो अच्छा ही है। मैं तो मानता हूँ कि थोड़ा सा बेहतर होता कि और जल्दी हो जाते, समय से हो जाते, तो शायद थोड़ी स्थिति ठीक हो जाती। अब तो दोनों की स्थिति ये है कि बेचारों की अपनी निजी सीट भी अगर बच जाए तो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, क्योंकि चाहे वो कन्नौज का विषय रहा हो और चाहे अमेठी छोड़कर भागे रायबरेली पहुँचे राहुल गांधी का, स्थितियाँ उनकी खराब है। देखिए एक चीज़ बड़ी क्लियर है, अगर राहुल गांधी को डर नहीं होता तो वो अमेठी से लड़ते। अमेठी पिछली इंसान चुनाव में हार जीत लगी रहती है, ये तो आप भी मानेंगे। आप हर चुनाव जीत नहीं सकते, और ऐसा भी नहीं है कि आप जो है सारे चुनाव हारेंगे ही हारेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। आप मान लीजिए कोई, ये तो किसी के साथ भी जाता है, हर कोई बच्चा जो एग्जाम देता है उसके साथ भी है। आप मेहनत करेंगे, हो सकता है एक बार रिजल्ट ना मिले, दूसरी बार रिजल्ट मिले, तीसरी बार, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 40 साल से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो आपके घर की खानदानी कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ करती थी, मतलब अमेठी वाले लोग जब तक इनको वोट दिए जा रहे थे तो बहुत मज़ा आ रहा था। चुपचाप आखिर के 1 महीने में जाकर चुनाव प्रचार करके जीत जाते थे तो बहुत अच्छा, सब चंगा सी। और एक हार गए तो भाग गए, वायनाड में जाकर उत्तर भारतीयों को कहने लगे कि उनका जो ज्ञान है वो सतही है, अमेठी वालों को गाली देने लगे। इतनी बार जीते, अगर 5 साल के लिए हार भी गए थे तो क्या फ़र्क था, आते ना जनता के बीच में रहते। 2014 में जिस तरह से चीज़ें हुई, स्मृति ईरानी जी अप्रॉक्सीमेटली 97,000 वोट से हारी थी, वो 5 साल जनता के बीच में रही। 2019 में अगर आपने देखा हो तो वो अप्रॉक्सीमेटली 54-55 हज़ार वोटों से जीत गए। अगर राहुल गांधी में दम था, अगर राहुल गांधी में हिम्मत थी, तो उनके तो बाप दादाओं की सीट थी, वो वहीं पर रहते, लड़ते और जीत कर दिखाते। अमेठी छोड़कर भागे तो पहली बात तो ये दिखाता है कि वहाँ हार की गारंटी थी, लेकिन हार की गारंटी रायबरेली में भी है। रायबरेली के लोगों को भी पिछली बार जो सोनिया जी जीती थी वो अप्रॉक्सीमेटली 3.5 लाख वोटों से जीती थी। 19 में जब जीती तो वो करीब 1.5 लाख के आसपास से उनका मार्जिन रह गया। इस बार वो भी हारेंगे, वहाँ पर भी राहुल गांधी हारेंगे। वजह है, आज के ज़माने में पॉलिटिक्स वैसी नहीं रह गई है कि आप जो है 5 साल में 2 महीने चले जाएं कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव के आसपास जाकर और एक बार आकर हाथ हिला दिया आपने और बस लोग आकर कहें जी ये तो नेहरू जी के नवासे हैं और राजीव जी के बेटे हैं। वो जैसे पहले ज़माने में शपथ नहीं हुआ करती थी कि राजाओं की, अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, कुछ इस टाइप से। वो उनको लगता है कि आज भी राजनीति ऐसी चलती है कि कौन आए जी, राजीव गांधी के बेटे आए, जीत जाएंगे, कोई बात नहीं, 10 दिन रहे। ऐसा नहीं होता। अब आप सोचिए ना, रायबरेली में अभी पिछले दिनों जब इनका नॉमिनेशन हुआ तो सोनिया जी, प्रियंका जी, रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी सारे एक साथ थे, 3-4 हवाई जहाज वहां पर उतरे। मैं तो कहता हूं कि रायबरेली वालों को वो तस्वीर जो है फ्रेम कराकर लगवा लेनी चाहिए अपने ड्राइंग रूम में, क्योंकि अगली बार 5 साल बाद आएंगे, दिखते तो है ही नहीं, एक बार जीत जाए तो भाग जाते हैं। अब वो जमाना रहा नहीं। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने वो सारे डायनामिक्स बदल दी है और उस बदलने का आधार ये हुआ है कि भाई अब आपको काम करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा, जनता के बीच में रहना पड़ेगा। अगर नहीं रहोगे तो माफ कीजिए, जनता आपका परमानेंट पैकअप करके भेज देगी। ठीक है, बिहार चलते हैं, वहां पर भी एक चुनौती है तेजस्वी यादव की। क्या चुनौती समझते हैं आप उनको? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि 40 सीटों आपकी दिखा देंगे। नहीं उनका कहना कह रहे हैं कि दर्द है कमर में, फिर भी पिछली बार 4 जून को जब तक मोदी जी को हटा नहीं लूंगा आराम नहीं करूंगा। पिछली बार कितनी थी सीटें उनकी, बताइए कितनी थी? 0। अब मैं क्या ही जवाब दूं, आप मुझे एक चीज बताइए। नहीं, आपकी कांग्रेस भी साथ है। हाँ, हर बार ही होती है, इनमें कोई कुछ असर नहीं है। आप मुझे एक चीज बताइए, ठीक है तेजस्वी जी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक चीज तो आप देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। नरेंद्र मोदी जी ने
अप्रोक्सीमेटली 5 दर्जन यानी कि 60 तो टीवी इंटरव्यूज कर लिए, 150 से ज्यादा रैलीज कर लिए, 15 से ज्यादा रोड शोज कर लिए। उम्र उनकी 73 साल है, ठीक है। उनके चेहरे पर थकान नहीं है, उनके पैरों में क्रैम्प्स नहीं है, उनकी कमर में दर्द नहीं है, उनका गला नहीं बैठा, हालांकि मेरा भी बैठा हुआ है, मैं भी बुखार की गोली खाकर आया हूं। उनके हालात में किसी तरह का बदलाव नहीं है, जैसा पहले दिन थे वैसे ही आज है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की दोनों की रैलियां मिला दो तो भी नरेंद्र मोदी जी से कम पड़ती हैं। तेजस्वी यादव व्हील चेयर पे हैं और 50 डिग्री वो राहुल गांधी के लिए भी है, तेजस्वी यादव के लिए भी है, अखिलेश यादव के लिए भी है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी है। 73 साल के इस देश के प्रधानमंत्री जी इन सब युवाओं से, कथित युवाओं से डबल काम कर रहे हैं। एक उनका चेहरा देख लीजिए, आप उनका चेहरा देख लीजिए और एक इधर देख लीजिए। जनता कंपैरिजन करके देखेगी ना भाई, कहां टिकोगे? राजनीतिक कौशल में तो बेचारे कहीं है नहीं। होता है ना कोई इंसान के, चलिए ठीक है कुछ लोगों में दिमाग थोड़ा कम होता है लेकिन वो मेहनती ज्यादा होते हैं, ये तो मेहनती भी उनसे ज्यादा नहीं। जनता तय कर चुकी है कि किसको 400 सीटें देनी है और किसको बाहर रखना है। और जहां तक लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र का विषय है, मैं मानता हूं कि आने वाले समय में 4 तारीख को उनको भी दिखाई दे जाएगा। एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं वो बेसिकली। 2014 में जो हश्र हुआ, 19 में जो हश्र हुआ, 24 में भी कुछ बदलने वाला है नहीं। 1-2 सीटों के लिए लड़ रहे हैं बेचारे, मेहनत करके कि शायद कुछ हो जाए। आप कह रहे हैं? हाँ? 4 तारीख से बेड रेस्ट? नहीं, बेड रेस्ट भी हिंदुस्तान में नहीं, लंदन वंडन में भाई। इनका बेड रेस्ट हिंदुस्तान में। यहाँ 50 डिग्री में ये राजाओं के बेटे पल बढ़ सकते हैं क्या? इनके बस किए यार है ना, ये कर रहे हैं, मजबूरन कर रहे हैं। अब देखिए अगर मजबूरन नहीं किए होते, 40-45 डिग्री की आदत होती तो काहे ये ऐसे अपना व्हील चेयर पे पहुंचे होते हैं। व्हील चेयर पे पहुंच गए क्योंकि आदत नहीं है। अब 48-50 डिग्री में बेचारे 2-2 महीने रह लिए, इन बेचारों पर तो अत्याचार हो गया। अब ये 4 तारीख के बाद देख लेना, 6-7 तारीख के सारे हवाई जहाज चॉपर ले लेके लंदन पहुंच जाएंगे। फिर आपको अगर 1 महीना भी दिखाई दे, हार तो गए हैं, इनको भी पता है। हारने के बाद औत वाले मामला तो रहा नहीं कि भाई शपथ लेनी है, शपथ के बाद जाते। इधर प्रधानमंत्री जी जो है इस 50 डिग्री में शपथ ले रहे होंगे और ये सारे लंदन में आपको मिलेंगे 8-10 डिग्री में बेहतरीन कहीं गोल्फ खेलते हुए। इनसे राजनीति की उम्मीद आज के जमाने में करना बेकार है भाई। जो आदमी 2 महीने का प्रचार नहीं झेल सकता, जो आदमी जो है यहां पर देश में रहकर काम नहीं कर सकता। 2019 में आदरणीय गृह मंत्री जी ने एक रिपोर्ट पेश की थी लोकसभा में। राहुल गांधी 1 साल में 60 बार विदेश गए, 60, यानी कि 1 महीने में 5 बार, यानी कि 1 हफ्ते में 1 बार, मोटा मोटी 1.25 बार, यानी कि 1 बार अगर आदमी अच्छा एक चीज बताइए, विदेश अगर जाओगे 1 दिन जाने का, 1 दिन आने का, 2 दिन तो वहां रहोगे ही मिनिमम, मान लीजिए हफ्ते में 4 दिन वहां, 3 दिन हिंदुस्तान में। यानी कि जो आदमी 365 दिन में अप्रोक्सीमेटली 200 दिन विदेश रहता हो, वो यहां बैठकर सोचता है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा और मैं देश बदल दूंगा और मैं खटाखट 1 लाख रुपए देकर देश को सुधार दूंगा। ये इस तरह का इकोनॉमिस्ट जो है हिंदुस्तान में ना हर गली गली में मिलेंगे आपको, और हर गली गली में ऐसे लोग मिलेंगे, लेकिन कामयाब नहीं है भाई। कामयाब यहां पर वही है जो जनता के बीच में रहकर, जनता के बीच में बात कर, जनता से संवाद कर जीत स्थापित करता हो और फिर चुनाव के बाद भी जनता के बीच में ही रहता हो। जो देश में जनता के बीच में रहेगा, लोगों के बीच में रहेगा, माताओं बहनों के बीच में रहेगा, वो जीतेगा और जीतकर वापस आएगा। महाराष्ट्र चलते उद्धव ठाकरे से क्या दिक्कत है? नकली संतान बताने लगे आप लोग। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे की नकली संतान है। बड़े ठेस पहुंचे उद्धव ठाकरे को इस बात। ठेस पहुंचनी भी चाहिए। ठेस तो उनको और ज़्यादा चीज़ों पर पहुंचती तो बेहतर रहता। मैं मानता हूं कि ठेस उनको जब पहुंचनी चाहिए थी जब जाकर जो है राजमाता सोनिया गांधी के चरणों में वो दंडवत हो गए थे। आपको याद होगा कि बाला साहेब ठाकरे ने कहा था, और उनका इंटरव्यू काफ़ी वायरल भी हुआ था, द डे शिवसेना विल बी कांग्रेस आई विल क्लोज माई शॉप, द डे विल बिकम कांग्रेस आई विल क्लोज माई शॉप। अर्थात जिस दिन मेरी जो शिवसेना है वो कांग्रेस हो जाएगी, उस दिन मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा, बात खत्म, मैं कांग्रेस नहीं होने दूंगा। आज उनका बेटा कांग्रेस हो ही नहीं गया, कांग्रेस की गोद में जाकर बैठा भी है, देश में लोगों को बताता भी है, देश में हिंदुत्व को गाली भी देता है, देश में तमाम तरह की बातें भी करता है और इनके साथ जो है गठबंधन से लड़ने की कोशिश भी करता है, सब कुछ करता है। स्थितियां बदल गई हैं। हिंदू हृदय सम्राट जिनको कहता था ये देश, जिनको सम्मान करता था ये देश, आज उनके बेटे की स्थिति इस तरह की हो गई है कि वो आज अपने बलबूते चुनाव नहीं लड़ सकते। वो नकली शिवसेना है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शिवसेना का उत्तराधिकारी वो होगा जो शिवसेना की विचारधारा पर चलेगा,
जो बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा पर चलेगा, जो बाला साहेब के साथ उनके विचारों को लेकर आगे जाएगा। उद्धव ठाकरे नहीं जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने जिस तरह की स्थितियां पैदा कर दी महाराष्ट्र में, एक ज़माने में उस परिवार को, खासतौर पर बाला साहेब ठाकरे को जो लोग सम्मान देते थे, आज उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। कारण साफ है, क्योंकि वहाँ के लोग भी इस बात को समझते हैं, नेता भी इस बात को समझते हैं। बाला साहेब ठाकरे ऐसे नहीं थे जो खुले तौर पर जो है कांग्रेस को ललकार सकते थे, जो खुले तौर पर ये कहते थे कि हाँ बाबरी मैंने गिराई है, जो खुले तौर पर इस तरह की बातें करते थे। आज उनका बेटा इस तरीके से निढाल और निर्जीव व्यक्ति की तरह जो है कांग्रेस के साथ लेकर बैठे हुए हैं और तमाम तरह की बातों पर जो है इधर उधर की टिप्पणियां देते हैं। मैं मानता हूँ बाला साहेब ठाकरे होते ना तो वो खुद ही ये कह देते कि ये कामयाब नहीं है, बेकार है, इसको तो साइड ही रहना चाहिए। आप ही लोगों ने तो ये हाल किया, बना देते 5 साल के लिए मुख्यमंत्री, क्या दिक्कत थी? नहीं, मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी की बपौती है नहीं। अगर कोई वादा किसी विषय पर हुआ है तो लोकतंत्र में और ख़ास तौर पर गठबंधन में तो वही चलता है। जहां तक बात मुख्यमंत्री बनाने की है, नीतीश कुमार जी की लगातार कम सीटें रही, बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, बावजूद उसके हम लगातार उनको सपोर्ट करते हुए आए। इस तरह की कोई विषय रहा ही नहीं। लेकिन अगर आपने वादा किया है कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। अहंकार वाला इसमें कोई विषय रह नहीं गया है और अहंकार चलेगा भी नहीं। विषय साफ है, जनता के बीच में जनता के तरीके से रहो, लेकिन जिस तरीके का माहौल प्रदेश में है, जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर आप चुनाव जीत कर आए, उसी के साथ आगे चलिए। लेकिन अगर आपको इतना ही शौक है कि भाई हम ही मुख्यमंत्री बन जाए, बेटा हमारा मंत्री बन जाए, सब कुछ घर में ही हो जाए। एक तरफ दादाजी थे जिन्होंने होते हुए कभी मुख्यमंत्री का पद नहीं लिया, एक तरफ उनके पिताजी आए, पिताजी ने खुद मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने बेटे को मंत्री भी बना लिया साथ ही साथ कैबिनेट में। सत्ता का लालच कितने दिन चलेगा? चली ना, कितने दिन सरकार चली। मैं मानता हूं कि इनके साथ यही होना था, हर्ष का यही होना। बिल्कुल, जो बात हुई थी साथ चलना था। अगर साथ नहीं चलेंगे तो आप लोग पार्टी तोड़ देंगे, एनसीपी भी तोड़ दी, शिवसेना भी तोड़ दी। जिसके बस की पार्टी चलानी नहीं, वो प्रदेश चलाने के लायक नहीं। अगर इनके बस की अपनी पार्टी ही चलानी नहीं है, अगर शिवसेना में जो पुरानी कथित शिवसेना है नकली, अगर उनसे अपने नेता नहीं संभाले जाते तो प्रदेश कैसे संभालेंगे? अगर जो है हमारे शरद पवार जी अब अपनी पार्टी नहीं चला सकते, उम्र हो गई है, उनकी बेटी से पार्टी चलती नहीं, तो कह दो भैया आराम से रेस्ट करो, क्यों इतनी मेहनत करनी है? क्यों जबरदस्ती का बस एक पैर फंसा के रखना है राजनीति में कि नहीं नहीं हम भी बड़े राजनेता हैं? हो गए भाई, पहले परिवार चलाओ। अगर किसी को नेता बनना होता है सबसे पहले वो अपने घर से राजनीति शुरू करे, पहले घर तो ठीक कर लो। अच्छा है इनके पास राज्य नहीं है, राज्य होता तो पता नहीं क्या कर देते। अरे जो अपनी पार्टी नहीं चला सकता तो वो राज्य कैसे चलाएगा? साफ बात है, अगर पार्टी चलाते तो राज्य चला पाता, पार्टी नहीं चली तो राज्य चलाने लायक ही नहीं है, दूर ही अच्छे हैं। पार्टी नहीं चला पा रहे हैं, लेकिन एक आरोप आप लोग पर यह भी लग रहा है कि देश सही से नहीं चला पा रहे हैं। बेरोजगारी और महंगाई ने मार रखा है लोगों को, उस पर आप लोग बात भी नहीं करना चाहते। हम तो बात करते हैं। अभी पिछले दिनों स्कॉच समूह की एक रिपोर्ट आई है जिसने कहा है कि पिछले 10 सालों में 50 करोड़ रोजगार मिले। अभी पिछले दिनों एक और डेटा सामने आया था, उस डेटा में ये कहा गया था कि पहले जो है, अगर मैं बात करूं 2014 से, तो इस देश में अप्रॉक्सीमेटली 11 करोड़ जो है EPFO के अकाउंट्स हुआ करते थे। आज वही अकाउंट्स बढ़कर जो है 26 करोड़ हो गए हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके अलावा इसी देश में वो माहौल रहा है जहां पर 11 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनती थी, आज वो 37 किलोमीटर है। इसी देश की अगर मैं बात करूं तो जहां पर सिर्फ 300 स्टार्टअप्स हुआ करते थे, आज 90,000 हैं, 95,000 समथिंग स्पेसिफिक डेटा। अगर मैं बात करूं तो इसी देश में 6 एम्स हुआ करते थे जो अप्रॉक्सीमेटली कांग्रेस ने 58 साल में बनाए, हमने उन्हीं को बदलकर 23 कर दिया। अगर मैं इसी देश में बात करूं तो IIT IIM की तमाम जो संख्याएं हैं उनको हमने डबल किया। अगर हम बात करें MBBS की सीट्स की तो अप्रॉक्सीमेटली उनको हमने 2.5 गुना किया। अगर हम बात करें इसके अलावा और तमाम चीज़ों की, और ये तो एक स्थिति हो गई। 370 हटने के बाद जो कश्मीर का विषय रहा, वहाँ पर आप देखिए किस तरीके से जो टूरिज्म है वो ऑल टाइम हाई गया। छोड़ दीजिए इसको, स्पिरिचुअल टूरिज्म की हम बात करें तो चाहे वो महाकाल लोक का विषय रहा हो, चाहे वो केदारनाथ का विषय रहा हो, चाहे वो बद्रीनाथ का विषय रहा हो, चाहे वो श्री राम मंदिर का विषय रहा हो, और इसके अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का विषय रहा हो। काशी विश्वनाथ का एक रिपोर्ट कहता है कि काशी विश्वनाथ में गोवा से 7 गुना ज़्यादा टूरिस्ट गए सिर्फ पिछले 1 साल में, सिर्फ 1 साल में। ये स्पिरिचुअल टूरिज्म का विषय है। अब इतना काम करने के बाद भी, और जो मैं स्कॉच समूह की बात बता रहा हूँ आपको, जिन्होंने कहा कि 50 करोड़ रोजगार मिले, इसके अलावा मुद्रा लोन्स से हमने जो है लोगों को रोजगार सृजित करने की कोशिश की। इन तमाम चीज़ों के बाद भी ऐसा नहीं है कि इन तमाम व्यवस्थाओं में एलियन काम कर रहा है या रोबोट काम कर रहा है। लोगों के बीच में रोजगार है, लोगों के बीच में नौकरियां हैं। अब 2 चीज़ें हैं,
इस देश में ये सब बात कहते हैं कि 35 साल से कम की उम्र के जो हैं 65% लोग हैं, सब कहते हैं, मानते हैं इस बात को, आप भी मानते हैं, बिल्कुल, विपक्ष भी इस बात को कहता है। और दूसरी तरफ कहते हैं कि रोजगार है नहीं युवा के पास, वो बेरोजगार है। और तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जीतती भी आ रही है। अगर युवा बेरोजगार है और वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 303 सीट लेकर आ रही है, तो गलत कौन है? गलत वो लोग हैं जो डेटा पेश कर रहे हैं। नहीं है, लोगों के पास रोजगार भी है, युवाओं के पास रोजगार भी है, उनके पास एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग भी है, देश में जिस तरीके से एक माहौल है उसकी समझ भी है, उसी के आधार पर वो इस देश में वोट कर रहे हैं और वोट कर भारतीय जनता पार्टी को बार बार जिता कर ला रहे हैं। अगर इस देश में युवाओं में आक्रोश होता, जनता में आक्रोश होता, देश में आक्रोश होता, तो यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी सरकार कभी नहीं बना पाती। बना पा रही है 2 बार से, और तीसरी बार उससे भी डबल मैंडेट आने की बात कर रही है, इसलिए क्योंकि चाहे वो युवा, महिला, वृद्ध कोई भी हो, वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इसीलिए इतनी प्रचंड बहुमत के साथ हम आ रहे हैं। तो इन सब बातों को कम चुनाव भाषणों में यूज़ किया जा रहा है। पीओके छीन लेंगे, पाकिस्तान के औकात बता देंगे, इनकी ज़्यादा जिक्र क्यों हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप, मुझे लगता है कि ये प्रोपेगेंडा में फंस गए। वो इसलिए, आपको याद होगा अभी शुरुआत जब चुनाव की हुई थी उससे 1 महीने पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी सभी न्यूज़ चैनल्स के कॉन्क्लेव्स में गए थे और रैलियां शुरू हो गई थी। आपको याद होगा शुरू की 5 मिनट आदरणीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ मोदी की गारंटी पर बोलते थे। ठीक। हमने एम्स कितने बनाए, हमने IIT कितने बनाए, हमने IIIT कितनी बनाई, हमारा डिफेंस प्रोडक्शन क्या रहा, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया, हमने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया, हमने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया, हम हेल्थ केयर में कितना काम कर रहे हैं, हम डिफेंस में कितना काम कर रहे हैं, हम स्पेस में कितना काम कर रहे हैं, इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी पर हमने क्या क्या किया, और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एजुकेशन पर हमने कितना काम किया। हम इसी तरह की बातें करते थे। लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी सब के बारे में अपनी स्पीचेस रखी, हर जगह जाकर भी यही बात करते थे। हमने जो है 1 ट्रिलियन सिर्फ 8 साल में जोड़ दिया, हम 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनकर दिखाएंगे, हम जो है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 2nd नंबर पर आ गए, इसके अलावा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम 5वें नंबर पर हैं, हमने नंबर 1 पर आना है। इसी तरह की सारा कैंपेन हमने गढ़ना शुरू किया और हम इसी पर चले जा रहे थे। लेकिन सडनली हम देखते हैं कि मैनिफेस्टो आता है कांग्रेस का, और वो मैनिफेस्टो में कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो सोना बांट देंगे आपका, हम तो मंगलसूत्र बांट देंगे, भैंसें हुई तो 2, गाड़ियां हुई तो 2, घर हुए 2 तो 1, इस तरीके से स्थितियां कर देंगे। भाषा ये नहीं है, लेकिन लिखा हुआ यही है, ये हम सारी चीजें कर देंगे। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर ये करने वाले, मीडिया को ये उठाना चाहिए था, लेकिन मीडिया ने नहीं उठाया, तो मैं इस चीज को जरूर बोलूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रैली दर रैली जाकर इसको बताया कि भाई कांग्रेस ये करना चाहती है, कांग्रेस ये कर रही है, और कांग्रेस इसको बार बार बोल रही है। आप अगर चाहोगे कि चोरी छुपे मैनिफेस्टो में डालकर मुसलमानों को अपीज करोगे और इस देश की सरकार ऐसे ही चुपचाप बैठी रहेगी, तो वो नहीं बैठेंगे। हम चुनाव गारंटी पर मोदी की लड़ेंगे, हम चुनाव IIT IIMs पर लड़ेंगे, अर्थव्यवस्था पर लड़ेंगे, विकास पर लड़ेंगे, लेकिन अगर आप हिंदू मुस्लिम करेंगे तो हम उसका जवाब भरपूर देंगे। आप पीओके लेंगे? बिल्कुल लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, 1000% लेंगे। ये भी मतलब वो डायलॉग आपने सुना ही होगा मूवीज का, मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो बोल ही रहे खुल्लम खुल्ला, और वो उन्होंने आज तक जो भी किया कहा है वो डिलीवर किया है। पीओके भारतीय जनता पार्टी के समय में ही हिंदुस्तान में आएगा। नहीं, वो फिल्मों का डायलॉग तो ठीक है, लेकिन शाह साहब तो पार्लियामेंट में बोलते हैं। जब मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कश्मीर की बात कर रहा हूँ, हाँ। तो जब कश्मीर की बात कर रहा हूँ तो पीओके मानते हैं कि नहीं मानते हैं, जान दे देंगे। तो ये अगर आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा तो इसमें मतलब इफ एंड बट वाला कोई स्थिति नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ फारूक अब्दुल्ला टाइप के, मणिशंकर अय्यर टाइप के लोग आएंगे तो कहेंगे कि बम है। पाकिस्तान से डरना भी तो है। नहीं, क्यों डरना है हमें उनसे? मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं भाई, मणिशंकर अय्यर डरे, फारूक अब्दुल्ला डरे, ऐसे डरा रहे हैं कि वो बम मार देंगे, बम फेंक देंगे। समझ में नहीं आता कि बम फेंकेंगे तो वो कि मणिशंकर अय्यर के सर पे ही फेंकेंगे बिल्कुल, या फारूक अब्दुल्ला के सर पे ही फेंकेंगे। इन दोनों को ही डर क्यों लग रहा है? हिंदुस्तान का 140 करोड़ लोग तो नहीं डरते, किसी से पूछे जाकर बाहर निकल के। देश का रिक्शे वाला भी बता देगा कि पाकिस्तान से डरता है कि 4 गालियां पलट के और देगा जो ये बात कहेंगे। तो सीएम योगी जवाब दे रहे हैं कि हमारा वाला बम फ्रिज में रखने के लिए रखा है क्या? बिल्कुल ठीक बात है, हमारे वाले बम फ्रिज में रखने के लिए नहीं है, लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं है भाई। स्ट्रैटेजी भी कोई चीज़ होती है, मैं कहता हूँ तैयारी भी कोई चीज़ होती है। 2014 से पहले पाकिस्तान आता था, मार के चला जाता था, हम चुप। 2014 से पाकिस्तान पहले आता था, आतंकवादी घटना होती थी, हम चुप। 2014 से पहले अगर इस तरह की स्थितियाँ होती थी, हम इंटरनेशनली जाकर उसको सवाल जवाब करते थे। 2014 के बाद से ऐसा क्या बदला कि भाई आज इस तरह की स्थिति नहीं होती? आज ऐसा क्या बदल गया कि पाकिस्तान जो है ना हमला करने की स्थिति में रह गया है और ना किसी और स्थिति में रह गया, उल्टा जाकर खुद रोता है कि भाई 370 हट गया है, रिस्टोरेशन के लिए बात की जाए, ये की जाए। क्या हुआ? कुछ नहीं बदला।
140 करोड़ लोग भी वही हैं, इस देश की फौज भी वही है, संस्थान भी वही हैं, लोग भी वही हैं, माइंडसेट्स भी वही हैं, बस ऊपर जो प्रधानमंत्री थे वो बदले। प्रधानमंत्री बदले तो प्रधानमंत्री ने वो क्या बदला, सबका माइंडसेट ही बदल दिया। हम में वो ताकत है कि हम पलटकर उनको जवाब दे सके, हम में वो ताकत है कि दिशा हम तय करें, वो उसको टो करें, हम में वो ताकत है कि लाइन हम ले, वो उसको टो करें, वो उसके पीछे उस पर जो है चलते रहे। विषय साफ है। अब जो चीजें हैं, अब जो स्थितियां हैं, उससे पाकिस्तान भी वाकिफ है। अभी पिछले दिनों उनके एक विपक्ष के नेता ने कहा भी था कि भारत जो है दुनिया में इतनी प्रगति कर रहा है, नंबर 1 बनने की स्थिति में है, और हम क्या हाल कर रहे हैं। पिछले दिनों ही उनका एक नेता था, उसने कहा था कि जब हमारे अभिनंदन को उन्होंने रख लिया था तो वहां का जो आर्मी चीफ है उसके पैर कांप रहे थे। वो कह रहा था कि 9 बजे तक जल्दी से अभिनंदन को छोड़ दो वरना भारत जो है हमला कर देगा। वो तो इमरान खान की स्पीच है कि हम छोड़ने जा रहे हैं वरना हमला हो जाएगा। तो सोचिए, हम अपनी वीरता की कहानी अपने आप नहीं बता रहे हैं, जो पड़ोसी या दुश्मन है हमारा वो बता रहे हैं कि हम क्या हैं। हमारे वाले जो इधर बैठे हैं वो हमें बम का डर दिखा रहे हैं। बम का डर इनको होता होगा, हिंदुस्तान में ना हिंदुस्तान के लोगों को होता और ना हिंदुस्तान की सरकार को होता, लेकिन जो हमारा है वो हमारा ही है, उसे लेकर रहा जाएगा, उसे लेकर रहेंगे आप। बिल्कुल लेकर रहेंगे। चलिए अब कुछ आ जाते हैं कुछ नामों पर और रैपिड फायर ही समझ लीजिए और उन पर बातचीत करते हैं, फिर खत्म करते हैं। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नाम एक लूंगा, उन पर आपको जो कुछ भी कहना। नरेंद्र मोदी। अच्छा, बेजोड़। अमित शाह। चाणक्य। योगी आदित्यनाथ। कर्मठ। हिमंता। फायर ब्रांड। देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी कौन सी? वो तो एक में काम नहीं चलेगा, वो तो बहुत सारी हो जाएंगी। उनमें कम से कम 4-5 लेवल तो बना दीजिए, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ये इतने आरजेडी। हाँ, और नेता? नेताओं में तो आपको 100 की लिस्ट बनानी पड़ेगी कम से कम। वो एक कहकर बाकी 99 को मत बचाइए, वो सब एक से बढ़कर एक हैं। केजरीवाल। क्या उन पर कुछ वही? गिरगिट छोटा शब्द है, उनके लेवल का शब्द ही नहीं बना कोई पलटी मारने में। उद्धव ठाकरे। नकली। ममता बनर्जी। धोखेबाज। अच्छा, देश का सबसे पाक छवि वाला नेता? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मुख्यमंत्री की बात करूं तो किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री? हाँ। एक नहीं, बहुत सारे। भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर मुख्यमंत्री वही हैं। विपक्ष का ऐसा कौन सा नेता है जो आप लोगों को अच्छा लगता है? जो अच्छा लगता है? हाँ। मैं अच्छा लगते हुए नाम ले दूंगा, वो कल उधर आ गए तो बोलेंगे कि ये देखिए क्या हो गया। लेकिन मैं मानता हूँ काफ़ी नेता बेहतर हैं वहाँ पर, और उनके लिए पार्टी भी गलत ही है, वो कहीं और हो तो ज़्यादा बेहतर। नवीन पटनायक से नाराजगी क्यों? नहीं, कोई नाराजगी नहीं, चुनाव में है। नाराजगी क्या है? चुनाव में है, चुनाव लड़ रहे हैं, वो प्रतिद्वंदी हैं हमारे, और उसी तरीके से लड़ाई होगी जिस तरीके से लड़ाई होनी चाहिए चुनाव के दौरान। चलिए अगला नाम, फिर से मैं दोबारा उनका नाम ले रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ। मैंने बताया ना, कर्मठ। कर्मठ, शानदार। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उन्होंने काम किया है अविस्मरणीय है, वो कोई दो राय नहीं है इसमें। बहुत अच्छा काम किया। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के समय में उन्होंने काम किया, अविस्मरणीय। 2014 के बाद 2014 के पहले का भारत कैसे देखते हैं? 2014 के बाद का भारत, 2014 के पहले का भारत कैसे देखते हैं? 2014 से पहले एक हारा हुआ व्यक्ति जो होता है उसका जो बोध होता है वो था, और 2014 के बाद एक जीतने की ललक वाला जो व्यक्ति होता है, उनके जो मानसिक स्थिति में जो फर्क होता है, वो फर्क इस देश में इस समय है। वो जनता पहले भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है, पहले भी शानदार थी, आज भी शानदार है, लेकिन नेता जो बोध कराता है, आपका जो लीडर आपको बोध कराता है, अगर आपको सुबह से शाम तक सिर्फ यही कहा जाए कि तू कमज़ोर है, तू कमज़ोर है, तू कमज़ोर है, तू हारा हुआ है, तेरे पास कुछ नहीं है, तो आप उसी बोध में चले जाएंगे। और उसके बाद एक नेता आए और कहे कि नहीं, ना हम कमज़ोर हैं, ना हम हारे हुए हैं, ना हम बेकार हैं, हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, जो चाहे हो सकता है, आप तुरंत बदल जाएंगे। मेंटालिटी 14 से पहले बोध वो था क्योंकि नेता ऐसी बातें करते थे। 14 के बाद जो बोध आया वो दूसरा आया। आज हम बहुत सारी चीज़ों में लीड कर रहे हैं और आगे विश्वगुरु भी बनेंगे। नरेंद्र मोदी के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री? वो तो देश तय करेगा। अभी तो मैं मानता हूँ कि जिस तरह की स्थितियाँ चल रही हैं, हमें आगे सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। अरे 40-40 साल के जो युवा हैं बेचारे, वो बराबरी नहीं कर पा रहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, तो दूसरा सोचे क्यों? जो जिसमें है उसमें जिए। अभी तो 24-29 उनका कोई तोड़ ही नहीं है। सबसे पहले तो इतनी मेहनत करने वाला कोई नेता ढूंढ के ले आओ। हमारे देश में नेता जीतने के बाद सीधा विदेश चले जाते थे। आज प्रधानमंत्री 24/7 यही होते हैं। आंख खुले तो एक कार्यक्रम हो जाता है, सुबह, रात को जब आदमी बेड पे सोने जाता है तब कोई मीटिंग चल रही होती है, बीच भर में मीटिंग चल ही रही होती है। पहले बराबरी खोजो भाई। आप रिप्लेसमेंट तब देखना शुरू करते हैं जब सामने कुछ दिखाई दे।
यहाँ कुछ भी नहीं है, आसपास दूर दूर तक कोई नहीं है। चलिए अब थोड़ा राजनीति से हट के कुछ नाम। शाहरुख खान, अच्छा अभिनेता है। सलमान, ठीक है, अक्षय, फिटनेस अच्छी है, काफ़ी तारीफ है। पंकज त्रिपाठी। अरे वाह क्या एक्टिंग है, लाजवाब लाजवाब, बहुत बहुत रियलिस्टिक लगता है। हम यूपी बिहार के जो लोग हैं ना, और हिंदुस्तान में भी इनफैक्ट, वो जिस तरीके का आम जीवन है, जिस तरीके के कपड़े छवि, वो बिल्कुल वही रियल से कनेक्ट करता है। मुझे लगता है कि पहले के बॉलीवुड और अभी के बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि मैं वो कोई क्रिटिक तो नहीं हूँ। पहले जो थी वो हीरो की छवि वैसी ही थी, वैसी तो जीन्स पहनते थे, टी शर्ट और कपड़े जो हमारे हिंदुस्तान में नहीं मिलते हैं। मिलते भी थे तो बहुत ही कम क्लास में है, वो है आम आदमी के लिए कनेक्ट से बहुत ही बाहर था। आजकल के अब आप इसको नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखिए, आप पंकज त्रिपाठी को देखिए, मनोज वाजपेयी को देखिए, वो वही है बिल्कुल देसी जो हमारे गांव में आमतौर की भाषा में चलता है, चीजें चलती हैं, कपड़े भी वैसे ही हैं, क्राफ्ट भी वही है। लाजवाब, बहुत ही रियलिस्टिक सिनेमा बनाता है। MS धोनी, अमेजिंग कैप्टन हिंदुस्तान में मुझे लगता है रेयरेस्ट ऐसा मिलेगा, लेकिन बहुत शानदार काम किया है अपने देश के लिए। जब तक वो खेले, अपनी सदी के सबसे ग्रेटेस्ट में से एक। राजनाथ सिंह ने उनके बारे में कहा कि उसी तरीके से हम भी फिनिश करेंगे जैसे वो करते हैं। नहीं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी फिनिश करते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके से हर चुनाव फिनिश करते हैं, लड़ती भी ऐसे ही। अगर आप देखें तो लोग परेशान इस बात से हो जाते हैं कि हम हमेशा चुनाव के ही मूड में रहते हैं। मोदी जी ने उसका भी सुझाव दिया है कि काम करो, सारे चुनाव एक ही साथ करा लिया करो, राज्यों के और केंद्र। कूल एंड काम एकदम। आप देखिए ना, हमेशा आप मैं मानता हूं कि जो कूल एंड काम रहता नहीं, वो लंबे समय तक ऑपरेट नहीं कर सकता। पीएम का स्पीचेस का एक अपना तरीका हो सकता है, लेकिन अगर कूल एंड काम नहीं होते तो इतना लंबा ऑपरेट नहीं कर पाते। दिन में 18 घंटे काम, आदमी दिमाग में प्रेशर और लड़ाई लेके, वो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो चित्त है वो बेहद शांत है। स्पीचेस अलग अलग तरह की। विराट कोहली अमेजिंग बैट्समैन, बहुत अच्छा खेलते हैं, देश के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन है उनका, और मैं मानता हूं कि उनमें अपनी तरह का एक अग्रेशन है जिससे मुझे लगता है देश का यूथ काफ़ी कनेक्ट करता है। तेंदुलकर साहब ग्रेटेस्ट। मैं मानता हूं कि जिस समय में वो खेले हैं, वो ज़माना और था। उस ज़माने के बॉलर्स, और आपने शायद मुझे लगता है देखा, अगर आप मेरी उम्र के हैं, मेरी तो शायद ज़्यादा हो गई, तो आज भी याद है वो, मतलब उस आदमी के जाते क्रिकेट में रेडियो, उस समय तो रेडियो ज़्यादा चलन में थी, टीवी बहुत कम थे, रेडियो भी बंद हो जाती थी, लोग देखते नहीं थे कुछ। मतलब क्रिकेट को, हिंदुस्तान के क्रिकेट को 2 दशक तक अकेला कोई आदमी अपने कंधे पर लेकर चला तो वो सचिन तेंदुलकर हैं। लोग अपने अपने तरीके से उनका जो व्याख्या करेंगे, और हर समय पे अपना एक ग्रेटेस्ट होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आज के समय में कोहली धोनी अगर है तो उस समय में होते, लेकिन वो अलग ही लेवल था। मैं मानता हूं ऐसे क्रिकेटर्स शायद ही बहुत कम बनते हैं। ठीक है। कैटरीना कैफ एक्ट्रेस, दीपिका पादुकोण एक्ट्रेस। चलिए आखिरी सवाल, मैं पीछे ले चल रहा हूँ। देश का मुसलमान बराबर, जैसे सब है वैसे ही वो, न ज़्यादा न कम। अगर पहले जो सरकारें जो उनके लिए सोचती करती तो नहीं थी, लेकिन सोचती थी या कहती थी वोट बैंक समझकर, वैसा अगर वो सोचते हैं कि उनको यहाँ मिलेगा तो यहाँ नहीं मिलेगा। देश का हिंदू मैं मानता हूँ कि बेहतर है, बेहतर से बेहतर और होगा। स्थिति है, ये समय है अपने आप को जागने का, जगाने का, और अपने आसपास देखने का कि किस तरीके से हम लोगों में, मतलब मैं सभी की बात कर रहा हूँ, हम लोगों में एक भूलने की आदत बहुत ज़्यादा है। हम भूल जाते हैं कि 2014 से पहले अगर कहीं भी जाना होता था ना, तो किसी के जेब में अगर 100 रुपये है तो वो 100 ही का खरीद सकता था। उसकी इतनी हैसियत नहीं थी कि फ़ोन से किसी को पे कर दे या 1 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर दे। अगर 2 लाख रुपए किसी को देने हैं, या 50,000 किसी को देने हैं, या 60,000 किसी को देने हैं, या 2,000 भी किसी को देने हैं, तो कैश ही देना होता था। आज स्थिति ये हो गई है, आप नीचे चले जाइए, पान वाले को कहिए कि 10 रुपये का कुछ दे दो। अगर 10 का नोट दे दिया आपने तो कहेगा भाई साहब कैश क्यों दे रहे हो, आप छोड़ो ना, ये क्यों भूल गए, हम सब याद ही नहीं रहा। 2000 ऐसे भूल गए 10 साल में कि न जाने क्या सदियां बदल गई। और इसी तरह की 1000 चीजें, सड़कें पूरे तरीके से बदल गई, हम देख नहीं रहे हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन ने देश पूरे तरीके से बदल दिया, हम देख नहीं रहे हैं। इंटरनल सिक्योरिटी, जहां बम बारूद धमाके होते थे दिन रात, पूरे तरीके से बदल दिया, जो हम देख नहीं रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से बदल गई है हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में, हम वो देख नहीं रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एक भारतीय होने का जो गर्व और गौरव है, वो किस तरीके से हमारे अंदर पैदा हुआ है, उसको हम देख ही नहीं रहे। और सांस्कृतिक तौर पर अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान में जिस तरीके से यूथ अब कनेक्ट करने लगा अपने धर्म से, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें बेहद ज़रूरी हमारे लिए थी, हैं, और हमें मानना भी चाहिए। एक और नाम, असदुद्दीन ओवैसी। वो तो खुद ही कहते हैं कि मैं राजनीति की लैला हूँ, तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मानता हूँ कि उसी तरीके से उनको रहने दिया जाना चाहिए। स्पीचेस बढ़िया कर लेते हैं, लोगों को अपने लोगों को तो जैसा भी है चिल्ला चिल्लू के तालियां बजवाना बहुत अच्छे जानते हैं। माधवी लता, नवनीत राणा।
दोनों भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा चुनाव लड़ी है, बेहद शानदार चुनाव लड़ी है। बाकी जनता जो भी फैसला दे, अच्छा चुनाव लड़ी हैं, अच्छा चुनाव लड़ रही हैं। अभी आने वाले समय में उनकी सीट पर चुनाव होने वाला है। देश की बड़ी अभिनेत्री हैं और मैं मानता हूं कि उनकी अपनी एक अलग लड़ाई रही जो कि विशेष रही। सुप्रिया श्रीनेत, क्या ही बोलना है, वो दिन रात तो अब वही खुद इतना बोल लेती हैं, उनकी जगह मुझे लगता है मुझे बोलना ही नहीं चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इतना जरूर है, एक गारंटी है सुप्रिया श्रीनेत की, जहां वो 2 शब्द बोल देंगी, गारंटी है 200 वोट तो कांग्रेस की कम होनी है। ये मतलब अलग प्रवक्ता आजकल अलग टाइप के आ गए हैं। ये क्या कर, पहले होता था अरुण जेटली, प्रमोद महाजन जी और तमाम नेता, सुषमा स्वराज जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी और भी तमाम लोग होते थे, नरेंद्र मोदी जी भी रहे प्रवक्ता और तमाम लोग रहे, बोलते थे तो पार्टी की नीतियां बाहर आती थी, पार्टी के बारे में विचार बाहर आता था। ये सुप्रिया श्रीनेत टाइप के लोग बोलते हैं तो उल्टा वोट कम हो जाते हैं, क्योंकि पार्टी जो सोचती नहीं है वो कर देते हैं ये लोग। मतलब हो सकता है कि कुछ अच्छी चीजें शायद कांग्रेस करती हो, लेकिन इनके बोलते ही तो लोग सोचते हैं नहीं नहीं ये तो बहुत बुरा हाल है, बंद करो टीवी, हटाओ। सुधांशु त्रिवेदी, एनसाइक्लोपीडिया, जितना ज्ञान उनको है, मतलब हम तो अक्सर मीटिंग्स में होते हैं और बहुत सारी चीज़ों पर वो उनके पास हर विषय पर बोलने के लिए है। सुधांशु त्रिवेदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मैं मानता हूँ आप उनके लिए एक शब्द दे दीजिए, उससे 200 साल पहले, 200 साल बाद, आने वाले समय में क्या होगा, क्या हुआ था, क्या होने वाला है, क्या संभावनाएं हैं, क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, वो सब बता देंगे। बेहद असाधारण व्यक्ति, बेहद ज़्यादा ज्ञान, मतलब बहुत शानदार, बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा। नो डाउट। मतलब आप ऐसे समझिए कि जब आप सुधांशु जी के साथ, क्योंकि अभी तो चुनाव है तो हमारा तो रोज़ ही होता है और जब मीटिंग चलती है तो लंबी चलती है, तो सुधांशु जी किसी भी चीज़ के बारे में जब आधा घंटा बोलते हैं तो एक तो आप ना वो ऐसे 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 ज्ञान की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाते हैं और आप सुनते हैं उसमें भाव विभोर हो जाते हैं। आधा घंटे बाद जब आप रूम से बाहर निकलते हैं तो आपका कंटेंटमेंट इतना ज़्यादा होता है, आपको लगता है कि कोई मेरे से आधा 1 घंटा बात ही ना करे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप उसी दुनिया में हैं। तो मतलब कोई जोड़ ही नहीं है उस बात का। विषय बेहद शानदार और मैं मानता हूं कि देश में ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, आखिरी नाम शिवम त्यागी, साधारण कार्यकर्ता, बहुत कुछ सीखने को है, पूरा आसमान सामने है, समय पे लीडरशिप बहुत अच्छी है, उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और मैं मानता हूं कि राजनीति इज़ ऑल अबाउट पेशेंस। मैं अपनी एज के सभी लोगों को ये बोलना चाहता हूं, यूथ का सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि हम किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा टिकते नहीं हैं एज एन कि हमारे पेशेंस शायद उतने नहीं होते, या फिर यूँ कहिए कि हमें सब कुछ आजकल बहुत जल्दी जल्दी चाहिए। उसका दूसरा रिवर्स इफेक्ट आप देख भी रहे होंगे कि आदमी 30 सेकंड से ज़्यादा का कंटेंट नहीं देख पा रहा। रील वाला दौर आ गया। कहाँ 500 पेज की किताब और कहाँ 30 सेकंड की रील। वो 30 सेकंड जो है हो सकता है एंटरटेनमेंट के लिए बेहतर हो, एक नॉलेजेबल कैप्सूल की तरह अच्छा काम करता हो, लेकिन अल्टीमेटली बुक इज़ दी ओनली सोल्यूशन। पेशेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि कम उम्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की टीम में काम करने का मौका मिला। ये किसी के लिए भी बहुत गौरव की बात है। महत्वाकांक्षा नहीं है कुछ? मैं मानता हूँ कि वो ज़्यादा तय करें। मेरे लिए, मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में इस तरीके से सोचा है कि जो मिला वो काफ़ी है, जो मिलेगा वो भी काफ़ी है। और मुझसे बेहतर हमारे टीम में, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन हमारे जो सीनियर्स हैं उनमें से एक सीनियर कहते हैं इस बात को बहुत अच्छा कि सीनियर लीडर और जो लीडर्स हैं उनमें बस यही फ़र्क होता है। सीनियर लीडर 24/7 हमसे ज़्यादा काम करता है। सीनियर लीडर्स जो है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश का एक नेता है या महाराष्ट्र का एक नेता है या बिहार का एक नेता है या राजस्थान का एक नेता है, वो साल में कितना चुनाव लड़ेगा विधानसभा का? एक ही चुनाव लड़ेगा, क्योंकि उसके राज्य में एक ही बार चुनाव होगा। केंद्र में जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो साल में कितने चुनाव लड़ रहा है? कम से कम 4-5 तो लड़ ही रहे ना। तो तजुर्बा किसका ज़्यादा? उनका ज़्यादा। तो इसलिए फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि शिवम त्यागी अपने बारे में क्या जानता है या क्या मानता है वो एक अलग विषय है, लेकिन शिवम त्यागी के बारे में अगर ऊपर वाले केंद्रीय नेतृत्व, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, पार्टी अध्यक्ष अगर कोई निर्णय लेते हैं तो वो मुझसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि वो मुझसे बेहतर इस बारे में समझ रखते हैं। कोई भी अगर इस सोच पे चलेगा तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी, जिन्होंने हर एक मुद्दे पर बातचीत की और कुछ हल्का फुल्का भी बातचीत लास्ट में हुई, क्रिकेट को लेकर भी, बॉलीवुड को लेकर भी, और रैपिड फायर राउंड भी हुआ। केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, असदुद्दीन ओवैसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, सब पर चर्चा हुई। शिवम जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आप दर्शकों का बेहद विशेष आभार। अब आपकी बारी है कि आपको ये बातचीत कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा एनएफ न्यूज़ के साथ। नमस्कार।